यस स्टूडेंट। तो बच्चों आज की हेडिंग हम लोग यहाँ पे लेते हैं स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग इन कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। ठीक है, तो जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें कार्बन इज द सेंट्रल एलिमेंट। ठीक है, तो उससे रिलेटेड जो स्ट्रक्चर्स हैं वो कैसे डेवलप होंगे, बॉन्डिंग यहाँ पे कैसी होती है, उस पर थोड़ा सा हम लोग फोकस करेंगे। तो देखो, जब भी स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग की बात आती है तो हमेशा बच्चों फॉलो करेंगे हम लोग इसका पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पे। ठीक है, कि भाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ ही आपकी ओवरलैपिंग होने वाली है ऑर्बिटल्स की। ठीक है, तो देखो, तो बेटा कार्बन का आपका जो ग्राउंड स्टेट कन्फिगरेशन है, ठीक है, ग्राउंड स्टेट जो कन्फिगरेशन है, ठीक है, 6 आपका इसका एटॉमिक नंबर होगा। जब कन्फिगरेशन की बात करते हैं तो आपको पता है 1s2 होगा, 2s2 होगा और बच्चों 2p2 होगा। ठीक है, दिस इज जनरल ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। आज हम काफी इंपॉर्टेंट बात करेंगे इन सब कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है, अगर यहाँ पे अगर आप बॉन्डिंग देखते हो, ठीक है, तो बॉन्डिंग बच्चों कितनी होगी, तो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जितने बटा इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड होते हैं उतनी ही आपको बॉन्डिंग दिखाई देती है। और जितना ज्यादा बच्चों बॉन्डिंग कोई भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करता है, उस कंपाउंड या उस सेंट्रल एटम की जो स्टेबिलिटी होती है वो उतनी ही ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू बच्चों क्या है, मैक्सिमम है, ऐसा मान के चला जाता है और इस वैल्यूज को डिफाइन भी किया है। अब ध्यान देते हैं हम लोग। यस, तो बच्चों अभी देखेंगे यहाँ पे, तो ग्राउंड स्टेट के अंदर 1s2, ये आपका 1s हो गया है 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, हम 2s की बात करेंगे तो ये आपका ये 2s हो गया है 2 इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट बच्चों 2p की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 1 एंड आपका 2। हम इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, अगर बैलेंस सेल की बच्चों बात की जाए तो बैलेंस सेल आपको यहाँ पे प्रॉपर समझ में आ रहा होगा कि आपका जो 2 होगा वो यहाँ पे क्या होगा, बैलेंस सेल। ठीक, आउटर शेल। अच्छा, तो 1s तो बेटा पार्टिसिपेट करेगा नहीं, क्यों? क्योंकि भाई 1s के साथ क्या सीन है, ये 1s बेटा न्यूक्लियस से काफी क्लोज है। जो 1s होगा ना, ये 1s जो होगा वो आपका ऑर्बिटल्स न्यूक्लियस काफी क्लोज होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू आपकी मैक्सिमम होगी। तो 1s के जो आपके इलेक्ट्रॉन्स है वो कभी भी एक्साइटेशन स्टेट में नहीं जाने वाले हैं आसानी से। तो 1s तो पार्टिसिपेट नहीं करेगा बॉन्डिंग। अब बेटा बचा है 2s और 2p, तो चेक करते हैं 2s के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हैं, 0। 2p के कितने अनपेयर्ड हैं, आपके 2। हम लोग हर्ट्ज रूल वगैरह फॉलो करते हैं फीलिंग के लिए। ठीक है, अच्छा, दो इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड, तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे जो आपका बॉन्ड बन सकता है, ठीक है, जो आपका बॉन्ड डेवलप हो सकता है, वो बॉन्ड आपका सिग्मा हो सकता है, पाई हो सकता है। ठीक है, तो वो बच्चों बॉन्ड यहाँ से आपके 2 बॉन्ड डेवलप हो सकते हैं, बिकॉज 2 ही इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है। ठीक है, ओके, तो इसमें फिर क्या होता है, एक बेटा आती है एक्साइटेशन स्टेट, जहां पे हम लोग बात करते हैं एक्साइटेशन एनर्जी को लेके। तो जो यहाँ पे एक्साइटेशन जो एनर्जी होती है फॉर दी 1 इलेक्ट्रॉन, वो वैल्यू बेटा फॉर द कार्बन एटम होती है 10,150,1.6 समथिंग, 500 का राउंड होती है, 501.6 किलो जूल पर मोल। ठीक है, किलो जूल पर मोल, ये वैल्यू होती है बच्चों एक्साइटेशन एनर्जी। तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक्साइटेड होगा, और कहां से होगा बेटा, 2s से। भाई ये सेकेंडरी ऑर्बिट है ना, जैसे आप यहाँ पे देखो कार्बन का ये न्यूक्लियस हो गया, ये n=1 हो गया, ये n=2 हो गया। तो 1 वाला तो आपका 1s पार्टिसिपेट करेगा नहीं, जो 2s वाले प्रेजेंट होंगे तो 2s आपका यहाँ होगा, 2p आपका यहाँ होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन 2s से निकलेंगे 2p में जंप करेंगे, तो इनकी जो एनर्जी है बेटा वो है 10501.6 किलो जूल पर मोल, ये एक्साइटेशन एनर्जी है। ठीक है, इस एक्साइटेशन एनर्जी को ये फॉलो करेगा, यूज करेगा, और वहां से बेटा इलेक्ट्रॉन से जंप करेगा। तो जंप करेगा तो यहाँ पे इसका जो आपका एक्साइटेड स्टेट जो कॉन्फ़िगरेशन होगा कार्बन का, वो आपका हो जाएगा कि भाई 1s तो पार्टिसिपेट करने वाला नहीं है, 2s और 2p बचेंगे। तो ये 2s, यहाँ पे आपका 2p, तो आप चेक कर लो कि 2s से इलेक्ट्रॉन से एक्साइटेड हुआ था 2p की तरफ। तो अब बेटा यहाँ पे टोटल जो आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, टोटल आपके जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे दिख रहे हैं, दैट विल बी दी 4।
तो यहाँ से कितने सिग्मा बच्चों सिग्मा पाई बन सकते हैं? मैं सिंपल बोलूंगा कि यहाँ से आपको 4 बॉन्ड आपको मिल सकते हैं। तो जितने ज्यादा बॉन्ड होंगे उतना ज्यादा ही बच्चों यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कंपाउंड की स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी। क्लियर? तो इसलिए बेटा हम लोग कार्बन को क्या बोलते हैं? टेट्रावैलेंट। क्या बोलते हैं? टेट्रावैलेंट। टेट्रावैलेंट का बेसिक मतलब है 4 बैलेंसी, है ना? 4 बैलेंसी यहाँ पे आपको, ठीक है? तो 1 यहाँ से 2 3 एंड 4, मतलब आपके एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद कार्बन जो लिविस स्ट्रक्चर की बात करें, लिविस डॉट स्ट्रक्चर की, तो आपको 4 इलेक्ट्रॉन्स आपको अनपेयर्ड दिखाई देंगे। तो मतलब कार्बन किसी भी स्टेट में प्रेजेंट हो अपनी टेट्रा वैलेंसी के लिए बहुत पॉपुलर है। ठीक है? टेट्रा वैलेंसी के लिए बिल्कुल पॉपुलर है, चाहे डबल बॉन्ड बनाए, चाहे ट्रिपल बॉन्ड बनाए, चाहे बच्चों सिंगल बॉन्ड बनाए। ठीक है? तो टेट्रा वैलेंसी बिल्कुल फॉलो करता है। बात समझ में आ रही है? यहाँ तक क्लियर हो गया? अब यहाँ से एक बात ये समझ में आई कि कार्बन का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो आपका 2s का रिप्रेजेंट किया जाएगा, जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन है वो आपका 2px का होगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन है वो आपका 2p बाई का होगा, और जो ये इलेक्ट्रॉन है आपका 4, तो ये आपका 2pz का होगा। क्यों? क्योंकि बच्चों जो ps, जब s की बात करते हैं तो s ऑर्बिटल ऑलवेज स्फीरिकल शेप, तो स्फीरिकल शेप होने की वजह से इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, ये होता है आपका नॉन डायरेक्शनल, कोई डायरेक्शन नहीं होता। लेकिन जो p वाले हैं इनका डायरेक्शन होता है। तो p में बच्चों एक तो px होता है, मतलब कुछ इस तरीके से एक्स एक्सिस पे, ये px हो गया। p बाई की बात करते हैं तो ये p बाई हो गया, pz की बात करते हैं तो आपका ये pz हो गया। तो ये px है, ये p बाई है, ये आपका pz है, डिफरेंट एक्सिस। आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी? तो px p बाई pz। क्लियर बेटा? सभी को समझ में आ गया? तो यहाँ पे एक कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, वो 4 इलेक्ट्रॉन्स में से एक इलेक्ट्रॉन आपका 2s में प्रेजेंट है, बाकी जो 3 प्रेजेंट हैं वो आपकी 2px 2p बाई 2pz में प्रेजेंट है। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? यहाँ तक क्लियर? अच्छा, तो अब बच्चों बात करते हैं s। तो जो आपका 2s है ये बच्चों पाई बॉन्ड नहीं बनाएगा, ये बनाता है सिग्मा बॉन्ड, हमेशा, मैं कहता हूँ ऑलवेज। ठीक है? जो एस होगा, बिकॉज जैसे कोई डायरेक्शन नहीं होता बेटा, ठीक है, नॉन डायरेक्शनल है, तो एस होगा ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड के लिए पॉपुलर है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? एस आपके सिग्मा बॉन्ड बिल्कुल बनाएगा। अब बात करते हैं बच्चों पीएक्स के बारे में, हम बात करते हैं पी वाई के बारे में, हम बात करते हैं पीजेड के बारे में। तो पीएक्स पी वाई पीजेड ये बच्चों सिग्मा भी बनाते हैं और पाई बॉन्ड भी बनाते हैं। सिग्मा कैसे बनाते हैं बच्चों? सिग्मा कैसे बनाते हैं? आपके जब ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग करते हैं, ठीक है, तो हम बात करते हैं, ध्यान देते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होगा उसमें बेसिक पार्ट देखो, पहले मैं एस के साथ एस की ओवरलैपिंग बताता हूँ। तो ये आपका एस, एक एस यहाँ से आया, 2 एटम है, एक एटम बच्चों मान लिया यहाँ पे मैंने ए एटम, ये आपका एटम बी है, दोनों के बच्चों एस और एस ऑर्बिटल आपके आए और दोनों आपका यहाँ पे यूज हुए, यूटिलाइज हुए, और इस तरीके से यहाँ पे सिग्मा का फॉर्मेशन हो गया। दिस इज कॉल्ड हेड टू हेड ओवरलैपिंग, बिकॉज इसमें कहीं भी आपकी साइड बेटा अवेलेबल नहीं होती है। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? यहाँ तक क्लियर? अब बात करते हैं हम लोग कि भाई एस के साथ तो एस डिफाइन हो गया है, सिग्मा बॉन्ड कैसे फॉर्म हुआ है। अगर हम बात करते हैं एस के साथ पी, तो उसके साथ हमारा जो सिग्मा बॉन्ड है वो किस तरीके से जनरेट होगा, पहले बताओ। यहाँ तक क्लियर हुआ है? एक बार बताइए सभी लोग। यस बच्चों, यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ है? ओके, इसके बाद हम लोग बात करेंगे एस के साथ एस सिग्मा हो गया, बिल्कुल सही, ठीक है, थैंक यू। इसके बच्चों हम बात करते हैं कि एस के साथ अगर पी आएगा तो किस तरीके से, तो एस ही हो गया। और पी, अगर पी ऑर्बिटल्स में कोई भी पी हो, बिकॉज ये तो नॉन डायरेक्शनल है, एस तो नॉन डायरेक्शनल है, तो पी एक्स पी वाई पी जेड तीनों में से कोई आ सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पी एक्स पी वाई या पी जेड, तीनों में से कोई भी आ सकता है। और आने के बाद इजिली यहाँ पे क्या करेगा, बिकॉज एस तो नॉन डायरेक्शनल है, वो इससे ओवरलैपिंग करेगा। तो ओवरलैपिंग बेटा बिल्कुल सिंपल इसकी इस तरीके से होगी, ठीक है। तो ये जो पार्ट दोनों में ओवरलैप हो रहा है तो ये आपके सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। इसी तरीके से ऊपर तो एस के साथ एस हुआ, ये बेटा एस के साथ आपके इन तीनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा ऐसे। अगर मैं बात करूं यहाँ से कि बच्चों ये तो फिक्स है कि एस हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाता है, पाई तो कभी बनाएगा नहीं, चाहे एस एस के साथ हो चाहे एस आपके पी के साथ हो, पी एक्स पी वाई पी जेड तीनों में किसी के साथ हो सिग्मा ही बनाएगा। अब बात करते हैं पाई, तो ये दोनों जो ओवरलैपिंग आपको दिख रही है इसको बच्चों हम लोग बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड साइड वाइज, दिस इज कॉल्ड कोएक्सियल ओवरलैपिंग, दिस इज कॉल्ड कोएक्सियल ओवरलैपिंग।
ठीक है। दिस इज कॉल्ड कोएक्सियल ओवरलैपिंग, सभी को समझ में आ रहा है, जिसको हम लोग हेड टू हेड ओवरलैपिंग के नाम से कॉल करते हैं। अच्छा, अब एक क्वेश्चन ये भी है कि एस के साथ एस हो गया, एस के साथ पी हो गया, क्या पी के साथ पी भी तो आपका सिग्मा बना सकता है? बिल्कुल बना सकता है। देखो ये एक पी यहाँ पे हो गया और दूसरा मैं पी डिफरेंट आपके एटम का लेके आऊं तो वो कुछ इस तरीके से ओवरलैप करेगा। तो ये जो सेक्शन दिख रहा है दिस इज हेड टू हेड ओवरलैपिंग, तो ये भी सिग्मा का फॉर्मेशन करेगा। ये वाला पी है और आपका यहाँ पे ये पी दिख रहा है। क्या बात समझ में आ रही है? तो पी के साथ पी है, वो भी ओवरलैपिंग करेंगे, लेकिन बच्चों डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, डायरेक्शन, इसको हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं कि डायरेक्शन बहुत जरूरी है ओवरलैपिंग के लिए। कि भाई पीएक्स के साथ पीएक्स ओवरलैपिंग कर सकता है बिकॉज दोनों का एक्सिस सेम एक्सिस में, एक्स एक्सिस में। मैं बोलूं कि बच्चों पीएक्स के साथ पी वाई, क्या आपका सिग्मा बना सकता है? नहीं बना सकता है, बिकॉज आपको पता है कि मैंने बताया था पीएक्स का मतलब कुछ ऐसा होगा, पी वाई का मतलब बच्चों ऐसा होगा। समझ में आ रहा है? तो ये दोनों आपके हेड टू हेड ओवरलैपिंग कर ही नहीं सकते हैं। तो इसका मतलब आपका जो पीएक्स पी वाई है आपस में कभी भी सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं। डायरेक्शन आपका सेम होना चाहिए, पीएक्स के साथ पी वाई के साथ पी वाई, पी जेड के साथ पी जेड। तो ये तीन तरीके से सिग्मा बॉन्ड आपको कार्बन के साथ देखने को मिल सकता है बेटा। बाकी और कंपाउंड हम लोग पढ़ते हैं केमिकल बॉन्डिंग के अंदर, हम लोग बेसिकली बात करते हैं कार्बन के साथ। अब बात करते हैं बच्चों पाई बॉन्ड को लेके। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड का जो फॉर्मेशन है उसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? तो पाई बॉन्ड बच्चों ऐसे तो कभी बनता नहीं है। पाई जो बॉन्ड होगा वो हम लोग कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं, तो इस केस में हम लोग बच्चों पी पे फोकस करेंगे, पी एक्स पी वाई पी जेड। ठीक है, तीन केस होंगे पी के साथ, पी एक्स होगा, पी वाई होगा और पी जेड होगा। तो इनके साथ हमारी ओवरलैपिंग कैसे की जाए इन ऑर्बिटल्स के साथ कि बच्चों पाई बॉन्ड आपका जनरेट हो जाए? तो सिंपल से बच्चों इसको बोलते हैं कोलेट्रल, है ना, कोलेटरल ओवरलैपिंग। कोलेटरल बोल सकते हैं या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं साइड वाइज। ठीक है, साइड वाइज ओवरलैपिंग, जिससे आपको क्या मिलेगा? पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। कैसे? फोकस करते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पे पी के साथ पी की बात की जाए, ठीक है, तो पीएक्स और पीएक्स, अगर पीएक्स और पीएक्स ले लिया गया तो मुझे ध्यान से बताना कि अगर पीएक्स के डायरेक्शन की बात की जाए तो एक कुछ ऐसा होगा, एक एटम का, सपोज ए एटम है और दूसरा अगर आपका यहाँ पे बी एटम है तो उसके पीएक्स की बात की जाए तो वो भी कुछ ऐसा होगा। तो बच्चों पीएक्स और पीएस तो बेटा साइड वाइज हुए नहीं ना, ये तो आपके यहाँ पे हेड टू हेड ओवरलैपिंग कर जाएंगे, तो यहाँ से सिग्मा मिल सकता है। तो यहाँ पे ये बात समझने वाली है कि अगर आपके सेम डायरेक्शन की ऑर्बिटल्स बच्चों आते हैं, लेकिन वो सामने से आते हैं, हेड से आते हैं, तो फिर उसके इसमें सिग्मा बनेंगे। अगर यही आपका जो पीएक्स है उसको मैं घुमा दूं, इसको घुमा के मैं यूं कर दूं और इसको घुमा के मैं इधर शिफ्ट कर दूं, या फिर इसको आप और अच्छे तरीके से समझाता हूं मैं और आपको समझ में आएगा कि मान के चलो मैं ऐसा करता हूं कि एक पीएक्स आपका यहाँ प्रेजेंट हो गया है इस तरीके से और दूसरा पीएक्स मैंने यहाँ बना दिया, ये आपका ए एटम का है, ये आपका बी एटम का है। दोनों का एक्सिस अभी भी बच्चों सेम है, लेकिन यहाँ पे बच्चों क्या मिला? कोलेटरल। कोलेटरल ये बोलते हैं साइड वाइज। तो मतलब ये वाला सेक्शन इसके साथ ओवरलैप कर जाए, ये वाला सेक्शन इसके साथ ओवरलैप कर जाए। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहां से बच्चों बीच में से क्या देखने को मिलेगा? पाई बॉन्ड देखने को मिलेगा। अगर ये पीएक्स के सामने सामने से पीएक्स इधर से आएगा या फिर इधर से आएगा तो सिग्मा बनाएगा, लेकिन अगर बच्चों इस तरीके से आता है, ध्यान दो, तो उस केस में ये क्या बनाएगा? आपका पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। क्लियर हो गया? सभी को समझ में आ गया? यस। अब इन दोनों को मैं कंबाइन करके बताता हूँ कि यहाँ पे कार्बन के साथ सिग्मा पाई बॉन्ड कैसे भी और दिख, जैसे मैं कार्बन की बात करूं, दो एटम है कार्बन यहाँ पे, ठीक है, इनके हम ओवरलैपिंग को डिफाइन करें तो एक मैंने पी यहाँ पे जनरेट किया है, ये वाला पी वाई मैंने यहाँ कर दिया, दोनों पी वाई है। यहाँ पे मैंने पी एक्स ले लिया है और एक मैंने पी एक्स इसको यहाँ पे कुछ इस तरीके से डिफाइन किया। ध्यान दो, तो ये जो बीच की ओवरलैपिंग है ये सिग्मा को रिप्रेजेंट करेगी और ये जो आपकी साइड वाइज ओवरलैपिंग ये दोनों के साथ होगी ये बच्चों रिप्रेजेंट करेगी पाई बॉन्ड। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? बेसिकली सिग्मा और पाई बॉन्ड को मैं बताना चाह रहा हूँ कि सिग्मा बॉन्ड इन केस ऑफ कार्बन आपको कैसे समझना है। जब स्ट्रेंथ की बात की जाती है तो बच्चों सिग्मा बॉन्ड ऑलवेज मोर स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू पाई बॉन्ड। ठीक है, पाई बॉन्ड के कंपैरिजन में जो सिग्मा बॉन्ड की जो आपकी बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है वो बच्चों हमेशा अधिक होती है। क्यों? बिकॉज परसेंटेज ऑफ ओवरलैपिंग, ठीक है, परसेंटेज ऑफ ओवरलैपिंग आपकी सिग्मा में मैक्सिमम होती है एज कंपेयर टू पाई बॉन्ड। जब पाई बॉन्ड में ओवरलैपिंग होती है तो वहां पे ओवरलैपिंग लेस एक्सटेंट में होती है एज कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड। ठीक है,
जिसकी वजह से हम क्या बोलते हैं कि सिग्मा बॉन्ड जो है वो आपका मोर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है एज कंपेयर टू पाई बॉन्ड। फिर एक्टिविटी की बात की जाए तो बच्चों जिसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी काफी ज्यादा होगी, तो उसकी एक्टिविटी भी कम होगी। इसलिए सिग्मा बॉन्ड की जो आपकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है एक पाई बॉन्ड से बच्चों हमेशा क्या होती है, अधिक होती है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी फॉर दी सिग्मा पाई कंपेरिजन में अधिक होती है। इसलिए जब रिएक्टिविटी की बात की जाती है तो रिएक्टिविटी वाले केस में आपका जो पाई बॉन्ड है या जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आपके मोर रिएक्टिव होते हैं एज कंपेयर टू सिग्मा। ये भी बात समझ में आ गई। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ तक सभी क्लियर हुआ? यस यस, सभी बच्चों को क्लियर हो गया यहाँ तक? यस। नेक्स्ट हम लोग बात यस नेक्स्ट बच्चों हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिनमें कार्बन एटम सेंट्रल एलिमेंट है, तो उसका बेटा आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा तो उसके ऊपर थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं परसेंटेज के साथ। ठीक है, तो ध्यान दो। यहाँ पे बेसिकली बच्चों आपको जो हाइड्रेशन वाले केस होंगे वो तीन दिखाई देंगे। एक आपका sp हाइड्रेशन कार्बन एटम, सेकेंड आपका यहाँ पे sp2 और थर्ड आपको मिलेगा sp3। ठीक है, तीन टाइप के हाइड्रेशन यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। जब sp की बात करेंगे तो इसके साथ बच्चों सिर्फ दो ही ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक s है एक p है। sp2 की बात करते हैं 3 ऑर्बिटल्स, sp3 की बात करते हैं 4 ऑर्बिटल्स। ठीक है, ये आपके यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं हाइड्रेशन के अंदर। ठीक है, sp की बात करेंगे तो इसमें s कितना होगा 1, p कितना होगा 1। sp2 की बात करेंगे s 1 होगा, p आपके 2 होंगे। sp3 की बात करेंगे एक s होगा, 3 आपके p होंगे। ठीक है, तो इसके बेस पे हम लोग परसेंटेज s करेक्टर भी निकाल पाते हैं और परसेंटेज p करेक्टर भी निकाल पाते हैं। तो परसेंटेज s करेक्टर बेटा कैसे निकाला जाएगा, ध्यान दो। यहाँ पे s कितना है 1, p कितना है 1, तो s परसेंटेज sp वाले केस में कैसे निकालेंगे, तो बच्चों ध्यान दो कैसे हो जाएगा 1 डिवाइड बाई नीचे 2, दो तो टोटल आपके 2 ऑर्बिटल्स हैं इनटू आपका 100, इसको कैंसिल करेंगे तो आपका 50 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो दैट्स व्हाई यहाँ पे जो आपका s परसेंटेज sp वाले केस में होगा वो कितना होगा 50%। नेक्स्ट sp2 वाले केस में निकालना है तो कैसे निकाला जाएगा s परसेंटेज, भाई s परसेंट ना s के बारे में निकालना है। s कितना है 1, तो 1 डिवाइड बाई s और p दोनों में लगे कितने हैं 3, इंटू कर देंगे हम लोग यहाँ पे 100। बात समझ में आ रही है? इसको कैंसिल करेंगे तो 33.33 वैल्यू आ जाएगी। यस, और लास्ट में हम बात करते हैं कि भाई अगर sp3 में निकालना है s परसेंटेज कितना होगा, तो s कितना है 1, s और p दोनों मिला के देंगे तो 1 + 3 आपके 4 और इंटू आपका 100, इसे कैंसिल करेंगे तो 25% निकल के आ जाएगा। और इसी तरीके से बच्चों हम लोग निकाल सकते हैं p परसेंटेज। तो s परसेंटेज पता है, p परसेंटेज 100 माइनस करके भी निकाल सकते हैं, बाकी सिंपली सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे p कितना है sp में 1, तो वही 1 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2 इंटू 100। भाई s और p 2 है ना, टोटल तो 2 है, p 1 है तो 1/2 इंटू 100, तो ये भी कितना होगा 50%। अगर sp2 की बात करते हैं तो कितना होगा बेटा, ये 33.3% है। आप वैसे निकाल सकते हो इस तरीके से, p यहाँ पे कितना है 2 है, तो 2 डिवाइड बाई 3 इंटू 100, 3 से कैंसिल 33.33 और 2 का मल्टीप्लीकेशन तो आपका 66% के अराउंड आपको वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से बेटा sp3 की बात करते हैं तो sp3 में s परसेंटेज की वैल्यू का 25% है, तो p परसेंटेज की वैल्यू कितनी होगी। यस, तो आप माइनस भी कर सकते हो, वैसे भी वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, या फिर आप निकल लो तो आपकी p कितने हैं 3, तो 3 डिवाइड बाई कितना 4 और इंटू आपका यहाँ से 100, मतलब p कितना है 3 ऑर्डर्स है ना, p के टोटल आपके 4 हैं तो वो नीचे 4 से करो कैंसिल तो 25 इंटू 3 करेंगे तो 75% आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो मतलब sp के अंदर आपका 50% है, sp2 में आपका 33.3% है, sp3 में आपका 25% है एस करेक्टर। और इस तरीके से मैंने पी करेक्टर्स को भी डिफाइन किया है। क्या सभी को बात समझ में आ रही है? क्लियर? अब यहां से हम बात करते हैं कि sp3 और sp2 और sp में कितने सिग्मा होंगे कितने पाई होंगे। ठीक है, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो बच्चों, तो जो sp3 हाइब्रिडेशन आपको दिखेगा उस sp3 हाइब्रिड, पहले sp की बात करते हैं। ठीक है, तो sp के अंदर बच्चों कितने सिग्मा होंगे कितने पाई होंगे, तो sp के अंदर 1 सिग्मा होगा और आपका 2 पाई बॉन्ड होगा। ध्यान दो बेटा, 1 सिग्मा एंड 2 पाई। अभी इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, है ना, आपको समझ में आएगा। तो sp को हम रिप्रेजेंट बेटा कैसे कर सकते हैं, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड देन ये,
ये वैलेंसी तो 4 डिफाइन करनी पड़ेगी, या फिर डबल बॉन्ड एंड ये डबल बॉन्ड, ठीक है, ध्यान दो। तो आप चेक करो, यहाँ पे देखो, इस फर्स्ट वाले केस में चेक करो, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड का मतलब सिग्मा, जो जितने भी सिंगल बॉन्ड्स होते हैं वो सिग्मा को रिप्रेजेंट करते हैं। ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड के अंदर दो आपके, हाँ, ऊपर और नीचे बच्चों क्या होंगे, पाई बॉन्ड, और बीच में क्या होगा आपका सिग्मा बॉन्ड। बात समझ में आ रही है, ये पाई बॉन्ड, यहाँ पाई बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड। इस डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, इधर एक सिग्मा एक पाई। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, बताइए बच्चों। हम लोग कार्बन एटम को लेकर डिफाइन कर रहे हैं, तो हम लोग जब sp की बात करेंगे तो sp में आपको सिग्मा कितने देखते हैं, यस। फिर sp3 के अंदर तो सारे के सारे सिग्मा होते हैं। sp अगर सॉरी sp3 की बात करें, अगर मैं इस sp3 की बात करूं तो इसका मतलब ये होगा, ठीक है, 4 सिंगल बॉन्ड है, ये चारों के चारों सिग्मा, मतलब 4 सिग्मा होते हैं और 0 आपके पाई बॉन्ड होते हैं। तो अगर मैं sp2 की बात करूं तो उस केस में क्या होगा, रिप्रेजेंटेशन ऐसा होगा, कार्बन डबल बॉन्ड देन कुछ इस तरीके से। ध्यान दो, इसमें आपके डबल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा होता है एक पाई होता है, सिंगल बॉन्ड ऑलवेज सिग्मा। तो इस केस में क्या होगा, 3 आपके क्या होंगे बच्चों, सिग्मा बॉन्ड होंगे, और आपके एक होगा आपका पाई बॉन्ड। तो इसी तरीके से अगर मैं ऊपर की तरफ मूव करता हूं तो वहां पे आपके पाई बॉन्ड कितने होंगे, 2 पाई बॉन्ड होंगे। लेकिन बच्चों सिग्मा जो है ना, वो हम सिग्मा एक एटम को लेकर डिफाइन करते हैं, लेकिन पूरे स्ट्रक्चर की अगर मैं टेट्रा वैलेंसी को चेक करूं तो सिग्मा आपके यहाँ पे 2 दिखाई देंगे। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? इसका मतलब ये हो रहा है कि यहाँ पे 4 सिग्मा थे, यहाँ पे 3 सिग्मा हो गए, यहाँ पे 2 सिग्मा हो गए। तो बहुत क्लियर सा कॉन्सेप्ट है कि अगर बच्चों सारे सिंगल बॉन्ड होंगे, सिंगल बॉन्ड का मतलब सिग्मा, आप इसे इस तरीके से समझो, ठीक है। वहां पे जो ओवरलैपिंग होगी वो आपकी सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग से। पाई बॉन्ड कैसे बनता है, साइड बाई ओवरलैपिंग से, ठीक है। एस ऑर्बिटल कभी भी आपका पाई नहीं बनाएगा, पी जो है वही आपकी सिग्मा और पाई को डिफेंड करते हैं, डोनेट करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया, यहाँ तक कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल सा। अब आते हैं इनके स्ट्रक्चर के ऊपर। तो बेटा जो sp3 है, sp3 ये बेटा होता है टेट्राहेड्रल। sp3 इज ए टेट्राहेड्रल, जहां पे इसका जो बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है, यस। इसको आप किसी किधर से भी घुमाओ, इसके बॉन्ड एंगल में कोई भी चेंज नहीं आएगा, 109 आपका डिग्री, आपका 28 मिनट आपको मिलेगा। sp2 की बात करते हैं तो बेटा ये होता है आपका प्लेनर, sp2 इज ए प्लेनर, ठीक है, प्लेनर। और sp की बात करते हैं तो दिस इज ए लीनियर, sp होता है आपका लीनियर, ठीक है। sp आपका लीनियर, अगर लीनियर होगा तो उसका बॉन्ड एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। अगर बच्चों sp2 आपका प्लेनर है, प्लेनर का मतलब आपका ट्राइगोनल प्लेनर, तो मतलब एंगल एंगल आपका 120 डिग्री होगा। और टेट्राहेड्रल का आपका 109 आपका डिग्री डॉट 28 आपका मिनट बिल्कुल होता है, ठीक है। तो ये आपका बेसिक इसकी आपकी ज्योमेट्री हो गई, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स डिफाइन हो गया है। तो ओरिएंटेशन की बात करें तो sp3 आपका कैसा होगा, टेट्राहेड्रल, sp2 आपका ट्राइगोनल प्लेनर, sp होगा आपका लीनियर, ठीक है। ये हम बात कर रहे हैं उन केसेस की जब कार्बन आपका न्यूट्रल हो, ठीक है, जब कार्बन आपका न्यूट्रल हो। अगर न्यूट्रल नहीं होगा तो उस केस में कैसे बदला जाएगा, हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। यस, सभी को समझ में यहाँ तक आया बच्चों, बताइए जरा एक बार, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हुआ? अब इसके एप्लीकेशन पे बात करेंगे, एस परसेंटेज और पी परसेंटेज की। नेक्स्ट बच्चों हम लोग ध्यान देते हैं, यस। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि बेटा एस परसेंटेज, या बहुत बार एस करेक्टर भी इसको बोलते हैं, अगर एस करेक्टर या एस परसेंटेज की वैल्यू अगर मैक्सिमम होगी, ठीक है, तो इसकी एनर्जी क्या होगी। भाई कोई भी कंपाउंड है, किसी कंपाउंड पे अगर एस परसेंटेज या एस करेक्टर की वैल्यू ज्यादा हो जाए तो उस केस में उस कंपाउंड की एनर्जी बच्चों कैसी होगी, एनर्जी लोअर होगी। ध्यान दो, एनर्जी बच्चों कैसी होगी, कम होगी। क्यों एनर्जी कम होगी, बिकॉज एस परसेंटेज ज्यादा होने का मतलब ये है कि बेटा जो न्यूक्लियस है ना, जो आपका न्यूक्लियस होगा, उस न्यूक्लियस के क्लोज, एस मतलब मैं सीधा बोलता हूँ कि एस सेक्टर ज्यादा होने का मतलब है कि उस गिवन कंपाउंड के अंदर जो सेंट्रल एटम है उसका जो न्यूक्लियस है उसके क्लोज में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, बिकॉज एस परसेंटेज की वैल्यू सबसे ज्यादा हो गई है। भाई एस सबसे क्लोज होता है, फिर पी आता है, फिर डी आता है, फिर एफ आता है। ये बेसिस सीक्वेंस होता है न्यूक्लियस से जब हम बात करते हैं। तो अगर एस परसेंटेज ज्यादा होगा तो वो जो एटम होगा उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो न्यूक्लियस काफी क्लोज होंगे। अगर न्यूक्लियस से क्लोज होंगे तो उस केस में बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आप ऐसे बोल सकते हो कि पीक इलेक्ट्रॉन्स एस में चले गए हैं, डी इलेक्ट्रॉन्स एस की तरफ मूव किए हैं, इसका मतलब ये है। तो जहां पे अगर आपके एस में इलेक्ट्रॉन्स अगर जाते हुए दिखाई देंगे तो उसका मतलब एस परसेंटेज की वैल्यू ज्यादा है।
अब एस परसेंटेज ज्यादा होगा तो उस केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू ज्यादा होगी। अगर फोर्स अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो डेफिनेटली बेटा वहां पे जो एनर्जी होगी उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? यहाँ तक क्लियर हो गया? तो इसका मतलब ये हो गया कि एस परसेंटेज ज्यादा है, एनर्जी कम होगी, तो इसका मतलब जो साइज होगा ना ऑर्बिटल का वो आपका होगा स्मॉल। तो साइज भी आपका वहां पे करेगा डिक्रीज, मतलब मॉलिक्यूल्स का ओवरऑल साइज आपका छोटा हो जाएगा, वो डिक्रीज करेगा। ये बात समझ में आ रही है? जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं तो बेटा sp sp2 sp3 तीनों केस में से s परसेंटेज की वैल्यू सबसे ज्यादा कहां थी? तो आप बोलोगे सर sp में s परसेंटेज की वैल्यू कितनी थी बच्चों? 50% थी, हमने निकाला था। ठीक है, तो sp कंपेरिजन टू sp2 और sp3, sp में s परसेंटेज की वैल्यू ज्यादा है, तो sp हाइब्रिडाइज जो कार्बन एटम होगा उसकी एनर्जी बच्चों कैसी होगी? कम। और साइज कैसा होगा उसका? छोटा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स बच्चों एस क्वांटल में जंप कर चुके हैं, उसकी तरफ मूव कर चुके हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी एज कंपेयर टू sp2 एंड sp3। ये बात समझ में आई? अब आते हैं हम लोग साइज की तरफ। तो साइज के बारे में समझ लेते हैं भाई इसी परसेंटेज के ऊपर। तो क्वेश्चन हमारा है कि sp3 sp2 sps और p इन सब में से जो साइज हमारा होगा ऑर्बिटल सबसे बड़ा साइज किसका होगा? तो साइज ऑफ ऑर्बिटल्स की बात करें तो सबसे बड़ा बेटा साइज होता है p ऑर्बिटल्स का। किसका होता है? p ऑर्बिटल्स का। उससे छोटा किसका होगा? sp3 का होगा। उससे छोटा कौन होगा बेटा? sp2 होगा। और उससे छोटा कौन होगा? sp। और सबसे लास्ट में होता है s। तो ये आपका है साइज का ऑर्डर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये साइज का ऑर्डर। p का साइज सबसे बड़ा होता है, फिर sp3 आएगा, फिर sp2 आएगा, सब फिर उसके बाद sp और सबसे लास्ट में आपका s। ये एस और पी जो है वो आपके प्योर ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान देनी है। सभी को समझ में आ रहा है? क्लियर? अब बात करते हैं यहीं पे हम लोग साइज के बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर भी, कि बच्चों जो हाइड्रेशन है उसमें तीन हाइड्रेशन थे। एक तो sp हाइड्रेशन था, sp2 हाइड्रेशन था और sp3। तीनों में से कौन सा हाइड्रेशन ऐसा होगा कार्बन एटम का जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बच्चों मैक्सिमम होगी? तो ध्यान दो, परसेंटेज एस कैरेक्टर की वैल्यू अगर मैक्सिमम होती है, भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है? अट्रैक्शन वैल्यू, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। भाई ये ज्यादा होना चाहिए तब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होगी। तो मुझे बताओ परसेंटेज एस कैरेक्टर की वैल्यू जहां पे बेटा ज्यादा होगी वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इसकी वैल्यू भी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि परसेंटेज एस कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू। तो सबसे ज्यादा बच्चों कहाँ पे होगा? परसेंटेज एस कैरेक्टर एसपी के पास होता है। तो इसका मतलब समझ में ये आ गया कि जब मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूंगा तो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, फिर आपका sp2 आएगा, फिर आपका sp3 आएगा। देखो sp3 के अंदर जो s परसेंटेज है उसकी वैल्यू बच्चों कितनी होती है? बताओ बेटा सभी लोग। 25%। कितनी होती है? 25%। और इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे कितनी होती है? दिस इज अराउंड 50%। हम लोगों ने निकाला भी। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। वो डिपेंड करेगा बच्चों एस परसेंटेज पे, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी बच्चों पी परसेंटेज। ठीक है, इसको भी ध्यान रखो, बाकी आप एस परसेंटेज के बेस पे भी आप आसानी से आंसर्स को निकाल पाओगे। क्या समझ में आया सभी को? यहाँ तक क्लियर हुआ? अब बात करेंगे हम लोग यहाँ पे बॉन्डिंग वाले कॉन्सेप्ट को, ध्यान देते हैं। तो सबसे फर्स्ट बच्चों हम लोग बात करेंगे मीथेन CH4 को लेके। थोड़ा समझते हैं इसके ऊपर कि CH4 जो मीथेन है उसमें कार्बन एटम जो होगा उस कार्बन के साथ बच्चों क्या होगा? 4 हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, अब 4 जो हाइड्रोजन होंगे तो उसको मैं ऑर्बिटल के बेस पे रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूं, मैं इसे डायरेक्ट बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि यहाँ पे जो कार्बन है सेंट्रल एटम उसके पास, मैं बताता हूँ चलो, एक इसके पास क्या होगा? एस होगा। ठीक है, बाकी अगर मैं बात करूं इसके पास पीएक्स पे पीजेड होगा। ठीक है, एक ऑर्बिटल यहाँ पे हो गया, एक कुछ ऐसा हो गया, एक यहाँ पे कुछ इस तरीके से हो गया। ध्यान दो, ये आपका क्या हो गया? 2s। इसकी बात करें तो आपका ये हो गया है 2pz। इसकी बात करेंगे तो ये हो गया आपका 2p और इसको ले लेते हैं तो सपोज ये आपका हो गया 2px। भाई कार्बन है, 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे यहाँ पे, सेंट्रल एटम है, 4 इलेक्ट्रॉन्स तो प्रेजेंट होंगे ना। उन्हीं 4 को रिप्रेजेंट किया है कि एक कहाँ पे है? 2s में, बाकी 3 का है 2px 2p/2pz में प्रेजेंट होंगे। ये पूरी बात समझ में आ रही है? तो इस कार्बन के सामने बच्चों कौन है? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का बेटा कन्फ्यूजन क्या होता है? उसका भी 1s1 होता है, उसके पास भी एक ऐसे छोटा सा, यहाँ भी ऐसे, यहाँ भी ऐसे और यहाँ भी ऐसे। पूरी बात समझ में आ रही है ना? तो अब इस कार्बन के साथ बात करें तो एक इसके पास एस था, तो एस तो बच्चों यहाँ पे ओवरलैप कर गया। बाकी इसके पास पीएक्स था, तो पीएक्स में क्या होगा कि जब बेटा
जब आपके p ऑर्बिटल्स में जो लोब होते हैं ना, दोनों साइड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, बीच में होता है बेटा नोडल प्लेन। नोडल प्लेन में इलेक्ट्रॉन्स की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है नोडल प्लेन में, ठीक है। इस बीच वाले पॉइंट में, इस बीच वाले सेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स बच्चों यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। नोड आपके ये जो पंखुड़ी है इसके अंदर यहाँ पाए जाएंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। अच्छा, तो बीच वाले जो नोडल प्लेन है वहां पे आपकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो 0 मानी जाती है, ठीक है, लगभग। तो क्या होगा कि जब ये जो ऑर्बिटल आपका जो p है, जब ये बेटा आपका हाइब्रिडाइज्ड होगा, जब ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा, तो हाइब्रिडाइज्ड होने के बाद इसका एक तरफ का साइज छोटा हो जाता है, एक तरफ बेटा इंक्रीज, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, एक तरफ छोटा हो जाएगा इस तरीके से। ये बात समझ लो, जब भी आपका हाइब्रिडाइज्ड होगा तो उसका कुछ इस तरीके से आपका डेवलप हो जाएगा। तो वहाँ पे वही सीन यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। ये आपका एस हो गया है, इधर से ये एस हो गया है बेटा। कार्बन का आपका 2s था, इस हाइड्रोजन का 1s होगा। यहाँ पे इसका 1s है, तो इसके साइड से बेटा क्या आएगा, आप 2px 2py में से कोई एक ले लो, 2pz में से मैंने एक ले लिया यहाँ पे, ठीक है। ये आपका मान लिया मैंने 2px, आप मान सकते हो इस तरीके से। एक यहाँ पे आएगा, ये छोटा हो जाएगा, है ना। तो इसको मैं थोड़ा सा सही ढंग से रिप्रेजेंट करता हूँ, बड़े स्ट्रक्चर लेता हूँ और समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे कार्बन है, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ध्यान देना है ना, समझ में आएगा। इस कार्बन के पास एक एस ये है, इस हाइड्रोजन का एस इसका ओवरलैप करेगा। इस हाइड्रोजन का बेटा एस अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आपका ये एस प्रेजेंट, इसके बाद क्या होगा, मान लो तो बेटा यहाँ पे पी है, एक तरफ छोटा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बिकॉज हाइब्रिडाइज्ड हुआ है। अच्छा, इधर बात करते हैं तो इसके पास ये एस होगा, यहाँ पे ओवरलैप करेगी, साइज आपका छोटा हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं इस डायरेक्शन में, यहाँ पे इसके साथ एक एस प्रेजेंट होगा, ये इधर से आएगा, ओवरलैप करे, एक साइड इसका भी छोटा हो जाएगा। अब बात समझ में आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि ये जो कार्बन था उसके पास ये क्या था, 2s, और ये होगा आपका 1s। भाई हाइड्रोजन के पास तो 1s ही होता है, ये 1s है, 1s है, ये 1s है। अभी कार्बन के पास तो बच्चों 2s पार्टिसिपेट हो गया, बाकी क्या बच्चा, मान लो इसको आपका 2px, ये आपका 2py है, और लास्ट में आपका ये 2pz है। पूरी बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि एक क्या हो रहा है बेटा, एक हो रहा है s के साथ s बॉन्ड बना रहा है, दूसरा क्या हो रहा है, दूसरा हो रहा है आपका px के साथ आपका s। तो इसमें आपको टोटल 4 टाइप के बॉन्ड मिल रहे हैं। एक बॉन्ड मिल रहा है s के साथ s ओवरलैपिंग हो रही है, वो आपको यहाँ दिख रहा है। एक बॉन्ड आपको यहाँ से मिल रहा है जो आपका px के साथ आपकी s की ओवरलैपिंग हो रही है। एक यहाँ से आपको दिख रहा है कि भाई यहाँ से आपका 2p के साथ आपका s की ओवरलैपिंग हो रही है। अरे यहाँ पे देखो तो आपका ये क्या है, 2pz के साथ आपकी 1s की ओवरलैपिंग हो रही है। क्या आपको सभी को मेरी बात समझ में आ रही है। ये आपका 2 लिख लो यहाँ पे। तो बेसिकली है क्या बच्चों, 2px के साथ 2pz के साथ 1s, 2px के साथ 1s, यहाँ पे 2py, ये 2py लिख लो, 2py के साथ आपका 1s। तो इन तीनों ऑर्बिटल्स की जो ओवरलैपिंग है, उनकी जो बॉन्ड एनर्जी आती है, जो बॉन्ड लेंथ आती है बच्चों, अप्रोक्सीमेट इक्वल आती है। क्यों, px के साथ 1s है, py के साथ 1s है, बिकॉज px py pz तीनों की एनर्जी अप्रोक्सीमेट इक्वल होती है। px py pz है ना, px अप्रोक्सीमेट इज इक्वल टू py, अप्रोक्सीमेट इज इक्वल टू pz, तीनों की एनर्जी बच्चों इक्विवेलेंट होती है। अगर इनके साथ बच्चों हाइड्रोजन का 1s आके पार्टिसिपेट करेगा तो यहाँ से जो बॉन्ड लेंथ बनेगी, जो बॉन्ड एनर्जी जनरेट होगी, तीनों की बराबर होगी। लेकिन जो ये जो s के साथ जो s है, इसकी एनर्जी बच्चों टोटल डिफरेंट होगी बाकी तीनों से। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है। उन तीनों की बॉन्ड एनर्जी बच्चों कैसी होगी, वो आपस में इक्वल होगी। लेकिन ये 1s के साथ जो 2s ओवरलैप कर रहा है, इसकी बॉन्ड एनर्जी डिफरेंट होने वाली है। तो इसी की वजह से बच्चों ये कुछ इस तरीके से 90 डिग्री बॉन्ड एंगल के साथ आपका मीथेन प्रेजेंट नहीं होता है। इसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है कि एक जो बॉन्ड लेंथ है, एक जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है, जो एस के साथ एस ओवरलैप कर रहा है, 1s के साथ 2s ओवरलैप कर रहा है, इसकी बॉन्ड लेंथ बच्चों कहीं ना कहीं आपकी इन तीनों कंपेरिजन में आपकी छोटी हो जाएगी, बिकॉज एस परसेंटेज की वैल्यू काफी ज्यादा बढ़ रही है। जिसकी वजह से बच्चों इसका जो स्ट्रक्चर वो टेट्राहेड्रली अटैच हो जाता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है। टेट्राहेड्रली का मतलब आपको समझ में आया हो, हम लोगों ने पहले भी 3D डायग्राम देखा है कुछ इस तरीके से, एक ऊपर होगा, बाकी तीन आपको इस तरीके से दिखाई देंगे। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है। रीजन बच्चों क्या है, रीजन यही है कि 2px के साथ 1s, 2py के साथ 1s, 2pz के साथ 1s, इन तीनों की एनर्जी और बॉन्ड लेंथ इक्वल है। लेकिन जो 1s के साथ 2s है, उसकी बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ इन तीनों कंपेरिजन में डिफरेंट है, अलग है। इसकी वजह से इसका आपका 90 डिग्री बॉन्ड एंगल ना होके ये बॉन्ड एंगल बच्चों 109 डिग्री 0.28 मिनट आपका हो जाता है, और टेट्राहेड्रली इसका मिलता है स्ट्रक्चर। क्या सभी को मेरी बात समझ में आई। अरे क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। 4 ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट किए हैं बच्चों कार्बन के, यहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। यस, समझ में आया सभी को।
चलो इसके बाद बात करते हैं हम लोग। ये आपको समझ में आ गया, बिल्कुल क्लियर कट है ना, इसमें कोई डाउट किसी को नहीं रहा हो। अगर कुछ पूछना है बच्चों तो आप पूछ सकते हो। कोई डाउट है यहाँ पे किसी बच्चों को? नहीं है। तो अब देखो, अब बच्चों हम लोग यहाँ से बात करेंगे कि बाकी हमारे कुछ और स्ट्रक्चर्स हैं, है ना, उनको हम कैसे समझते हैं। तो ध्यान दो, मैं कुछ स्ट्रक्चर लेता हूँ एज एग्जाम्पल और उसको सॉल्व करते हैं। जैसे मैंने बच्चों यहाँ पे लिया है CN2, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, इस गिवन कंपाउंड का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ठीक है, ये आपको ड्रॉ करके देखना है। सेकंड में बात करूंगा C2CN4, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। जैसे भी पढ़ा ना मैंने, कार्बन इज द सेंट्रल एलिमेंट, जब वो ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड सब कुछ बना सकता है। तो आपको यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना है और बताना है आंसर। जैसे लिखा मैंने CH3CO, नाउ दिस इज ऑक्सीजन, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा ड्रॉ करना है आपको कॉपी पे। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं CH3CO C2H5, इसका कैसे बनेगा स्ट्रक्चर। नेक्स्ट आपका है HCOOH, इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से बनेगा, ठीक है, इनको बिल्कुल ट्राई करने की जरूरत है। नेक्स्ट अगर मैं पूछूं आपसे CH3CHO, इसका कैसे बनेगा, तो सिंपल है, आप बना लोगे। नेक्स्ट है आपका CONH2 करके, CONH2 इसका ट्वाइस, इसका कैसे इंपॉर्टेंट है, कैसे बनेगा इसका स्ट्रक्चर, ठीक है, हाँ ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका COCl, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर आपका कैसे बनेगा, तो एक बार आपको यहाँ पे ट्राई करना। क्या सभी को बात समझ में आ रही है? नाउ इट इज क्लियर। देखो मैं बाकी का बताता हूँ, आप एक बात फोकस करो हमेशा कि कार्बन की जो बैलेंसी है ना, वो बच्चों 4 बैलेंसी है, 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो 4 बैलेंसी आपकी सेटिस्फाइड होनी चाहिए। बाकी जो हमारे अदर एटम में हम लोगों ने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है कि ऑक्सीजन के पास बच्चों होते हैं 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, उसको 2 चाहिए होते हैं, है ना, ऑक्टेट पूरा करने के लिए। बात करते हैं नाइट्रोजन के 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 चाहिए होते हैं, वो ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। ये बात बिल्कुल दिमाग में आपको रखनी पड़ेगी, तभी आपका आंसर सेम है। बेटा बात करते हैं हेलोजन्स की, क्लोरीन की बात करते हैं, तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक चाहिए होता है तो वो सिंगल बॉन्ड बनाता है, ठीक है, स्पेसिफाई है ना भाई। कार्बन का ही नेचर ऐसा है जो डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड बनाएगा। जो नाइट्रोजन है वो आपके पास 3 बैलेंस, आपको 3 उसकी रिक्वायरमेंट है, वो ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा शेयरिंग करके, ठीक है, 5 होते हैं 8 हो जाएगा। ऑक्सीजन की बात करें तो 6 होते हैं, उसको कितने चाहिए बेटा, कितने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो डबल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है जनरली। और अगर हम बात करते हैं कि आपके जो हाइड्रोजन है उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन पहले से होता है, तो शेयरिंग करके बना के हीलियम बन जाएगा, तो उसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए शेयरिंग के लिए, सिंगल बॉन्ड बनाता है। ये कुछ कॉमन सी प्रॉपर्टीज है जो आपको आनी चाहिए। जैसे बात करूं मैं CN2, तो आपने अगर बनाया हुआ स्ट्रक्चर, तो CN2 का स्ट्रक्चर किस तरीके से बनाया देखते हैं। देखो बच्चों, 2 कार्बन है, 2 नाइट्रोजन है, आपको समझ में आ रहा है, तो कैसे बनाया जाएगा, 2 कार्बन पहले लिख लो। अब आओ बेटा, यहाँ पे इसकी बैलेंसिटी कितनी होती है, ये ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है, डबल बॉन्ड बना सकता है, सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, लेकिन बेटा नाइट्रोजन है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर दो, N कर दिया डिस्ट्रीब्यूशन। इसके पास बचा 5 बैलेंस, इसको बेटा कितना चाहिए, 3 चाहिए, तो 3 का मतलब 1 2 3 सामने से आएगा, यहाँ पे ये ओवरलैप करेगा, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। सेम प्रोसेस यहाँ पे फॉलो होगा। बचेगा बेटा कार्बन के पास ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, तो वो बनाएगा बीच में सिग्मा, ये बन गया इसका स्ट्रक्चर। बहुत सिंपल सा है, क्लियर हो गया सभी को। कितने सिग्मा कितने पाई, होता क्या है कि जो आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख के देगा कि भाई CN2 इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट हैं, कितने इतने पाई बॉन्ड प्रेजेंट हैं, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो भाई आपको पता ही नहीं, आपने ड्रॉ ही कर पाया ना CN2 का, अगर आपने ड्रॉ ही नहीं कर पाया स्ट्रक्चर, तो सिग्मा पाई तो आप निकाल ही नहीं सकते, तो दूर दूर की बात हो जाएगी। तो सिग्मा पाई कैसे निकालना है, पहले उसका बनाओ स्ट्रक्चर, आपको बैलेंस ही पता होना चाहिए, देन उसका आंसर बन। अब सिग्मा पाई निकाल लो, तो एक सिग्मा यहाँ पे हो गया, इधर देखो पाई पाई सिग्मा, यहाँ पे पाई और पाई और बीच में एक सिग्मा, टोटल बेटा यहाँ पे सिग्मा कितने हुए, 3 सिग्मा हो गए। कितने पाई बॉन्ड हुए, 2 इधर और 2 इधर, आपके 4 पाई। क्या समझ में आया? तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चंस को बिल्कुल कर पाओगे। क्या पूरी बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रहा है? एक मैंने और दिया था C2CN4, इसका क्या बनेगा, इसमें कितने सिग्मा कितने पाई, इसमें कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड होंगे। बाकी इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, बाकी अभी मैं सिग्मा पाई पूछ रहा हूँ, कितने सिग्मा कितने पाई होंगे। तो बेटा देखो बेटा, ये CN तो आपका एक कंप्लीट एक अलग मॉलिक्यूल्स है, CN साइनाइड। कार्बन आपके यहाँ पे 2 हैं, तो 2 पहले लिख लो, 1 कार्बन 2 कार्बन। अब कितने CN आपके यहाँ, 4 CN है, तो यहाँ पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। CN का पता है, CN कैसे बनाता है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, एक बैलेंस यहाँ पे फ्री होती है, तो इस तरीके से इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, यहाँ भी कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन,
इधर भी कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, यहाँ पे कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, और बीच में बचेगा देखो 1 2 3 4। अभी यहाँ से क्या हुआ है, सब कुछ कवर हो गया है, 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं, तो बीच में क्या होगा बेटा, डबल बॉन्ड आपका जनरेट हो जाएगा। देख लो, अब काउंट कर लो कितने सिग्मा कितने पाई, आंसर आपको मिल जाएगा। आई होप आंसर मिला होगा। तो देखो डबल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा एक पाई, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, सिंगल बॉन्ड ऑलवेज सिग्मा, ठीक है, सिंगल बॉन्ड ऑलवेज सिग्मा। ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है बेटा, ऊपर नीचे पाई होता है, बीच में आपकी सीता जी होती है, ठीक है। यस, यहाँ पे बात करते हैं सिग्मा, तो यहाँ पे आपका पाई एंड पाई, बीच में सिग्मा। यहाँ देखो ये पाई बॉन्ड सिग्मा, पाई बॉन्ड बीच में सिग्मा। अब आप आराम से कैलकुलेट, अब लेकिन आपको पता होना चाहिए ना कि CN4 C2CN4 का ये बनता है स्ट्रक्चर, अदरवाइज आप निकाल ही नहीं पाओगे कितने सिग्मा कितने पाई, ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं बहुत बार, और यहाँ पे गलतियां हो जाती है। नेक्स्ट मैंने आपको दिया था लास्ट में 2 कंपाउंड दिए थे, COCl ट्वाइस, बताओ कितने सिग्मा कितने पाई इसके अंदर। एक और दिया था मैंने आपको CONH2 ट्वाइस, कितने सिग्मा कितने पाई। तो बेटा इसका पता होना चाहिए ना स्ट्रक्चर, कि वो जो कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, इसके साथ ऑक्सीजन दिख रहा है और क्लोरीन दिख रहा है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये कार्बन 2 है, उसमें OCl है, मतलब ये पूरा मॉलिक्यूल होल ट्वाइस लिखा हुआ है, ये बात समझनी पड़ेगी। तो बनाना पड़ेगा ना कि भाई हमारे पास कार्बन कितने हो जाएंगे, 2, अरे होल ट्वाइस लिखा है 2 कार्बन लिख लो, 1 कार्बन 2 कार्बन लिख लिया। कितने ऑक्सीजन होंगे, 2 ऑक्सीजन होंगे, समझ में आ रहा है। ऑक्सीजन बच्चों क्या होंगे, डबल बॉन्ड बनाते हैं, तो बना लो, डबल बॉन्ड इधर डबल बॉन्ड इधर। अब आएगा इसके साथ क्लोरीन, तो क्लोरीन बच्चों कहाँ पे अटैच होगा, वो पता है कि क्लोरीन भाई साहब ना सिंगल बॉन्ड, उसके पास 7 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो सिंगल बॉन्ड बना के यहाँ पे 3 वैलेंसी कवर, बीच में आपका सिग्मा। अब बहुत से बच्चे ये भी तो सोच रहे होंगे कि सर कार्बन, कार्बन, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे Cl, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे Cl। अब बीच वालों के साथ क्या करोगे बताओ मुझे। ये कार्बन के पास तो एक ही कवर हुई है, तो बीच में इलेक्ट्रॉन्स तो है, बीच में तो कोई एटम है ही नहीं, तो उसको अटैच कैसे करें। तो इसलिए आपको ये जरूर ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई बैलेंसी सभी की कंप्लीट हो जाए, ठीक है। क्योंकि एक्स्ट्रा आपके एटम प्रेजेंट नहीं है, जबरदस्ती आप हाइड्रोजन को ऐड मत कर देना, वो गलत आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब सिग्मा पाई काउंट कर लो, तो ये सिग्मा, सिंगल बॉन्ड ऑलवेज सिग्मा, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, COCN2, इसमें भी आप ऐसे निकालना है, कितने कार्बन बच्चों, 2 कार्बन हो जाएंगे, 2 ऑक्सीजन, 2 नाइट्रोजन, 4 हाइड्रोजन, तो 2 कार्बन, एक और एक 2, कितने ऑक्सीजन है भाई, 2 ऑक्सीजन, तो डबल बॉन्ड यहाँ लगा लो, डबल बॉन्ड यहाँ लगा लो, पहले साइड वालों को बना दो, फिर बीच में जो बचेगा सिंगल उसको, या डबल बॉन्ड जो बचेगा उसको बीच में जोड़ दो, मैं वही कर रहा हूँ। अब आते हैं नाइट्रोजन पे, NH2 कितने हैं, ट्वाइस, NH2 ट्वाइस है, इसको कैसे बनाना है भाई, NH2 तो एक साथ प्रेजेंट होता है ना इस तरीके से, NH2, बाकी एक लोन पेयर होता है, एक वैलेंसी खाली, ये NH2 होता है स्ट्रक्चर। बना लो आप, यहाँ पे नाइट्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है, और यहाँ पे लोन पेयर। इसी तरीके से यहाँ पे नाइट्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, एक आपका लोन पेयर, बीच में बचेगा एक सिग्मा, उसको जोड़ दो, बन गया बेटा, ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। अब चेक कर लो कितने सिग्मा कितने पाई, सिंगल बॉन्ड ऑलवेज सिग्मा होगा, डबल बॉन्ड में सिग्मा पाई होगा, तो आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप में आपके गिवन कंपाउंड जो होते हैं उनको पहचानना होता है कि वहां पे कितने सिग्मा पाई है, कितने आपकी सिग्मा है, कितने आपके पाई है। समझ में आ गया। ओके, 2 पाइस, हाँ बिल्कुल सही दिख रहा है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस अगर आते हैं तो आप लोग बिल्कुल कर लोगे। कोई कंफ्यूजन इसमें किसी बच्चे को, या तो कोई डाउट नहीं। अब देखो, अब इसके बाद बच्चों हम लोग बात करेंगे डिफरेंट जो हमारे रिप्रेजेंटेशन है ना। हम जो गिवन स्ट्रक्चर्स है उसमें डिग्री की बात करेंगे और रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे, ठीक है। देखते हैं। तो जब बच्चों हम लोग, अभी देखो अभी हाइड्रोजन पूरा नहीं हुआ है, मैं बताऊंगा अभी हाइड्रोजन के केस में कि जब आपके चार्ज स्पीसीज चार्ज कार्बन आएंगे तो हाइड्रोजन कैसे निकाला जाए। अभी सिंपल से क्वेश्चन, सिंपल से पैटर्न को हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, सब कुछ न्यूट्रल। अब बच्चों हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ कार्बन, ध्यान दो, टाइप्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, इन दोनों के टाइप्स क्या हैं। तो प्लीज बच्चों ध्यान देना। कार्बन के टाइप्स में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के बेस पे हमारे कार्बन कितने होते हैं। तो डिग्री के बेस पे बेटा हमारे पास 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन एंड 4 डिग्री कार्बन। बात समझ में आ रही है। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री। 1 डिग्री को बेटा बोलते हैं प्राइमरी, सेकेंड डिग्री को बोलते हैं सेकेंडरी, थर्ड डिग्री को टर्सरी बोलते हैं, 4 डिग्री को बोलते हैं क्वार्टरनरी, ठीक है। तो बेसिक सा पॉइंट यहाँ पे क्या है, बेसिक सा पॉइंट ये कि भाई एक स्पेसिफिक कार्बन के सामने जिसको आपको स्टडी करनी है, ठीक है, जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है,
तो अगर उस कार्बन के सामने अगर एक कार्बन बेटा स्पेसिफिक अटैच होगा तो इसकी इस कार्बन की डिग्री कितनी हो जाएगी 1 डिग्री। 2 डिग्री की बात करें कि जो स्पेसिफिक कार्बन में रेड क्यों ये स्पेसिफिक कार्बन है, अगर इस कार्बन के साथ 2 कार्बन डायरेक्टली अटैच है तो इस कार्बन की डिग्री कितनी हो जाएगी 2 डिग्री। 3rd डिग्री की बात करें तो 3rd डिग्री के अंदर वही कार्बन के साथ 3 कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ डायरेक्टली अटैच होने चाहिए, तो 1 1 2 1 3, तो इस कार्बन की डिग्री आपकी 3 हो जाएगी। 4th डिग्री की बात की जाए तो बच्चों यहाँ पे आपका एक कार्बन के साथ अगर आपके 4 कार्बन डायरेक्टली अटैच होते हैं तो इस स्पेसिफिक कार्बन की डिग्री कितनी 4 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे बेसिक डिग्री पॉइंट मैं क्वेश्चन पूछूं क्या 4 डिग्री हाइड्रोजन पॉसिबल है, क्या 4 डिग्री हाइड्रोजन पॉसिबल है, तो आंसर होगा नो। क्यों? क्योंकि बच्चों जो 4 डिग्री कार्बन है तो मैं क्या बोलता हूं कि जिस डिग्री का कार्बन होगा उसके पास जितने भी हाइड्रोजन होंगे उनकी डिग्री वही होगी। जैसे जैसे एक मैं सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं आपको समझ में आएगा, ध्यान देते हैं बच्चों। जैसे एक मैंने एग्जांपल यहाँ पे लिया है कार्बन कार्बन कार्बन, ध्यान देना आपको यहाँ पे समझ में आएगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल है आपको बताना यहाँ पे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री और 4 डिग्री कार्बन कितने होंगे और हाइड्रोजन कितने होंगे। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री हाइड्रोजन कितने होंगे। ठीक है, तो देखो बच्चों पहले डिग्री की बात करें तो इस कार्बन से ये कार्बन, अच्छा एक चीज और है कि अगर मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं बनाए हैं, बैलेंसी पूरी नहीं है, तो इसका मतलब बेटा वहां पे प्रेजेंट है हाइड्रोजन, ये बाई डिफॉल्ट होता है ना हाइड्रोकार्बन से ही। तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन होंगे 3 हाइड्रोजन। यहाँ पे कितना होगा तो एक बैलेंसी कवर है तो बाकी जो 3 बैलेंसी पे क्या होंगे हाइड्रोजन। बात समझ में आ रही है, आप उनको ज्वाइन कर सकते हो इस तरीके से हाइड्रोजन। यहाँ पे भी आपके कितने होंगे 3 हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पे भी आपके 3 हाइड्रोजन। ठीक है, दिस इज एक्सटेंडेड फॉर्म। तो अब देखेंगे यहाँ पे हम डिग्री की बात कर रहे थे बेटा, तो बताओ मुझे डिग्री की बात करेंगे तो इसकी डिग्री कितनी होगी, दिस इज 1 डिग्री। क्यों? तो इस कार्बन से एक ही कार्बन डायरेक्टली अटैच है, डायरेक्टली अटैच होना चाहिए, तो ये 1 डिग्री। इस कार्बन की बात करें तो एक ये है, एक 2 एक 3 इधर है और आपका ये 4, तो इसकी डिग्री कितनी होगी 4 डिग्री। बाकी साइड में जो लगे हैं उनकी डिग्री तो बेटा पता है 1 डिग्री होगी और ये भी 1 डिग्री होगा। इसकी बात करो तो इसमें क्या होंगे 2 कार्बन डायरेक्टली अटैच है, एक तो ये अटैच है एक ये अटैच है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी 2 डिग्री। इसकी डिग्री कितनी होगी ओनली 1 डिग्री, बिकॉज ऊपर एक कार्बन सिंपल अटैच है, डायरेक्टली अटैच होना चाहिए। ये कार्बन इसकी डिग्री 1। ठीक है, तो 1 डिग्री वाले जो कार्बन है उनके पास बच्चों आपको देख रहे हैं कि 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं। अरे देख रहे हैं ना हर जगह देखो 3 हाइड्रोजन है 1 डिग्री के पास। तो जिस डिग्री का कार्बन होगा उसी डिग्री के बेटा हाइड्रोजन भी होते हैं। मैंने पूछा था कि 4 डिग्री हाइड्रोजन पॉसिबल है क्या, तो नो। क्यों? क्योंकि बेटा कार्बन के पास एक कार्बन के पास अगर 4 कार्बन डायरेक्टली अटैच हो गए बैलेंसी तो 4 ही होती है, तो इसके पास जो 4 डिग्री वाला आपका यहाँ पे कार्बन होगा ये वाला, इसके पास तो कोई बैलेंसी बची ही नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होंगे। तो दैट्स वाई 4 डिग्री जो आपके हाइड्रोजन होते हैं वो पॉसिबल नहीं होते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? डिग्री इज क्लियर, सभी को समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन किसी बच्चों को डिग्री को लेकर? यस। इसके बाद हम बच्चों बात करेंगे नेक्स्ट कैटेगरी कि जो आपके अनसैचुरेटेड है ना, उनको लेके हम कैटेगरी कैसे डिफाइन करते हैं, जिसके ऊपर हम लोग करेंगे कल डिस्कशन। ठीक है, आज इस सेशन को हम लोग यहीं रखते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू।